फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स के सेशन 4 में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। इस सेशन में हम रेशो एनालिसिस को देखेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द फाइनेंस कंसीडर किया जाता है वो रेशो एनालिसिस किया जाता है। रेशो एनालिसिस एक डिफरेंट फार्मूलाज की बेस पे बनाए जाते हैं कि एक कंपनी कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रेशियोज। हम देखते हैं कि एक कंपनी लास्ट ईयर से बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है। ऐसे फिगर्स वगैरह में हम नहीं बता सकते, बट अगर फार्मूलाज वगैरह को यूज़ करके प्रॉपरली एक एनालिसिस किया जाए तब हम एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि कंपनी कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है, बेंचमार्क से कितना वो एवरेज बेहतर परफॉर्म कर रही है, कितना एवरेज वो वर्स परफॉर्म कर रही है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वगैरह हम बता सकते हैं। इन्वेस्टर एक एनालिसिस कर सकते हैं जिसको कहा जाता है रेशो एनालिसिस। ये सेशन एज़ कम्पेयर टू अदर सेशन थोड़ा लंबा होने जा रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होंगे एंड उन सब की एनालिसिस वगैरह इसमें मौजूद है। फाइनेंशियल रेशोज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एक्टिविटी रेशोज़, लिक्विडिटी रेशोज़, सॉल्वेंसी रेशोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। इनके अलग अलग फार्मूलाज हैं एंड अलग अलग की बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी रेशोज़। एक्टिविटी रेशोज़ के अंदर ये फार्मूलाज हैं जो कि डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ऑलमोस्ट सबके फार्मूला जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट जो सिमिलर हैं फार्मूलाज, जो लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, उनको साथ में कंसीडर किया जाता है कि साथ में उनको मेंशन किया गया है यहाँ पे। जैसे नंबर 1 पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है वो इंटरलिंक्ड हैं फार्मूलाज, तो इन दोनों को एक साथ हम मिला के पढ़ सकते हैं क्योंकि इन दोनों का फार्मूला जो है वो इंटरलिंक्ड है। नंबर 2 पे हम कंसीडर करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर एंड डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। ये 2 फार्मूलाज इंटरलिंक्ड हैं, तो हम इनको एक कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3 पे पेएबल टर्नओवर एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ पेएबल, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, हम इन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि इन फार्मूलाज को एक साथ लिखा जाए ताकि याद करने के लिए एक इजी हो सके एंड इंटरप्रिटेशन वगैरह उनके लिए इजी हो सके जो नॉन फाइनेंस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है वो फार्मूला है एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। जो ये फार्मूला है ये बताता है कि मेजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज़ रिसीवेबल टर्नओवर। ये बताता है कि कितना बेहतर रिसीवेबल में कंपनी परफॉर्म कर रही है। लाइक आपका रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल है वो साल के अंदर कितने टाइम कंपनी जनरेट कर रही है एंड उनसे कितने टाइम वो कैश वगैरह रिसीव कर पा रही है। ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बताता है कि जितना बेहतर रेशो होगा, हायर रेशो मींस एक्सीलेंट जॉब, लाइक वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, रेशो सेल्स भी हो रही है एंड उनके जो कैश वगैरह वो भी जनरेट कर पा रहे हैं। उसके साथ जो फार्मूला है डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग, इसका फार्मूला है 365 अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर। अब 365 कहाँ से है? 365 नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। इसमें ये होता है कि एक साल के अंदर आपका कितनी बेहतर परफॉर्म कर पाए वो तो आपको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से पता चल जाएगा। अभी कितने दिन के अंदर आप रिसीवेबल कलेक्ट कर पा रहे हैं, ऑन एन एवरेज जो कैलकुलेट आपका होता है वो इस फार्मूले के ज़रिए होता है कि 365 अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर कि एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका ईयर में कितना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 डेज़ अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि ऑन एन एवरेज जो आप रिसीवेबल कलेक्ट कर पा रहे हैं वो 40 डेज़ के अंदर कलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर 60 डेज़ होगा तो 60 डेज़ कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं एंड उनके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। कुछ कंपनीज़ 20 डेज़ के अंदर कलेक्ट कर पा रही होते हैं, कुछ कंपनीज़ 60 के अंदर, कुछ 80 के अंदर। हर कंपनी के अलग अलग बेंचमार्क्स वगैरह होते हैं, उन पे कंसिडर किया जाता है। ये नंबर 2 फार्मूला है जो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट वहाँ पे जैसे रिसीवेबल टर्नओवर होता है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर है। यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर इसलिए कि एक साल के अंदर इन्वेंट्री को आप कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं ये फार्मूला बताता है।
इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जितना रेशो बेहतर आंसर आएगा उसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर है। फॉर एग्जांपल कंपनी ए का रेशो जो है वो 1 आ रहा है एंड कंपनी बी का रेशो आ रहा है 1.2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कंपनी बी जो है वो बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को है वो मैनेज कर पा रही है। डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, इसका मतलब है एक साल के अंदर ऑन एन एवरेज कितने दिन कंपनी के हाथ में इन्वेंट्री अवेलेबल होती है कि 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का जो आंसर आएगा वो 365 से वो डिवाइड करवा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज हमारे पास इन्वेंट्री कितने दिन अवेलेबल होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 डेज़ का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमारी इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट 30 डेज़ के अंदर हो जाती है। हो सकता है 35 डेज़ हो सकता है 40 डेज़ हो। ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि रेशो एग्जैक्ट आंसर ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट आंसर हमें मिले, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये इन्वेंट्री 15 डेज़ के अंदर सेल हो जाए बट एवरेज जो है वो 30 डेज़ आ रही हो। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इन्वेंट्री जो है वो 30 डेज़ के अंदर सेल हो जाए बट एवरेज जो है वो 15 डेज़ आ रहा हो। हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग कंसीडर होता है। नंबर 3 जो रेशो है वो है पेएबल टर्नओवर रेशो। पेएबल टर्नओवर रेशो ये है कि जैसे हमने रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा था, यहाँ पे पेएबल टर्नओवर रेशो। पेएबल टर्नओवर रेशो में ये है कि कंपनी कितने परसेंट में वो पे कर पा रही है, कंपनी कितना बेहतर पे कर पा रही है अपने क्रेडिटर्स को। यहाँ पे ये देखा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, के एवरेज नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं उनको पे करने के लिए और वो कितना बेहतर अपने क्रेडिटर्स को पे कर पा रही है। क्या कंपनी डिफ़ॉल्ट वगैरह में तो नहीं जा रही अगर वो क्रेडिटर्स को पे कर रही है, या कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबल होता है अगर वो इनको पे कर पा रही होती है। जो नंबर ऑफ डेज ऑफ पेएबल है उसका सेम फार्मूला है 365 अपॉन पेएबल टर्नओवर रेशो। वहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो था, यहाँ पे पेएबल टर्नओवर रेशो है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, एनालिस्ट डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं इसको। अगर हायर मींस पेइंग अर्ली, जितना हायर होगा वो कंसीडर ये करते हैं कि जल्दी कंपनी पे कर रही है ताकि वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हासिल कर सकें। अगर रेशो का आंसर लो आ रहा है तो हो सकता है कि कंपनी को डेट्स वगैरह पे करने में इशू हो रहा हो, वो उनके पास कैश इतना अवेलेबल नहीं हो, उनके पास कैश की शॉर्टेज हो, तो वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं। वो अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ कंपनीज़ के लिए बेहतर है कि वो डिले करके पेमेंट करें, कुछ कंपनीज़ जल्दी पेमेंट करती हैं ताकि वो जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। नंबर 4 पे रेशो जो आता है वो टोटल एसेट टर्नओवर एंड फिक्स एसेट टर्नओवर। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फार्मूला जो टोटल एसेट टर्नओवर का है वो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, एंड जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का है वो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। जो ऑलमोस्ट सिमिलर फार्मूलाज हैं, बस वहाँ पे टोटल एसेट है, वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि टोटल एसेट टर्नओवर में कुछ कंपनीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका मे भी आंसर 1 के आसपास आ रहा हो, जो रिटेल कंपनीज है उनके मे भी आसपास 10 के आसपास आ रहा हो आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये नहीं कह सकते कि कंपैरिजन में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 1 है तो बेहतर है, और जो रिटेल कंपनी का 10 आंसर आ रहा है तो वो वर्स कंपनी है। हर कंपनी के हर बेंचमार्क अलग अलग कंपैरिजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनीज है उनका 1 मोर देन इनफ बेटर होता है अगर एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनीज देखा जाए, और रिटेल में भी 10 ऑन एन एवरेज हो, और ये हो सकता है बेंचमार्क हो इंडस्ट्री के लिए। जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है उसमें ये अगर फिक्स्ड एसेट का आंसर हाई आ रहा है तो हो सकता है कि हमारे पास अवेलेबल ऑब्सोलीट इक्विपमेंट, यानी कि जो इक्विपमेंट हो बट फुली डेप्रिशिएटेड हो, या ऐसे इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जिनकी वैल्यू वगैरह वो ज़ीरो हो चुकी हो बट हम स्टिल उनको यूज़ कर रहे हो, जो जिनकी वारंटी लाइफ थी वो एक्सपायर हो चुकी हो बट स्टिल हम यूज़ कर रहे हो, वो तो हाई हो जाएगा, फिक्स एसेट टर्नओवर शो होगा। अगर लो आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है हम इनएफिशिएंटली एसेट्स को मैनेज कर पा रहे हैं।
डिफरेंट जो एनालिस्ट होते हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि कुछ कंसीडर करते हैं कि हाई है तो वो बेस्ट है एंड कुछ कंसीडर करते हैं कि लो है तो वो बेस्ट है। कुछ को मोस्टली जो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं वो बेंचमार्क को देखा जाता है। बेंचमार्क इंडस्ट्री की एवरेजेस क्या फॉलो हो रही हैं। इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल 1 पर है तो कंसीडर यही करेंगे एनालिस्ट के 1 आंसर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद लास्ट फार्मूला है इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में फार्मूला है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। जितना हमारे पास करंट एसेट्स अवेलेबल है उससे अगर करंट लायबिलिटीज़ पे कर दी जाए उसके बाद हमारे पास कितना कैपिटल बच जाएगा उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अगर ये डिफरेंट कंपनीज़ को मिलाया जाए एंड डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट आंसर्स आते हैं, बेंचमार्क से कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी वर्स परफॉर्म कर रही है। वर्किंग कैपिटल को किसी कंपनी के लिए कहा जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल 1 के इक्वल मैनेज करें, किसी का वो कहा जाएगा आप 10 के इक्वल मैनेज करें ताकि उनके लिए जो रेशियोज़ हैं वो ईजीली कैलकुलेट हो सके। उसके बाद रेशोज़ आते हैं लिक्विडिटी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशोज़ से क्योंकि नाम से ज़ाहिर हो रहा है लिक्विड कंपनी अगर लायबिलिटीज़ पे कर दी जाए तो उसके बाद कंपनी के पास कितना बचेगा जाके। अगर करंट लायबिलिटीज़ वगैरह इजीली उनको पे कर दी जाए एक साल की लायबिलिटीज़ जो हैं वो करंट एसेट्स में से या कैश में से पे कर दी जाए तो कंपनी के पास क्या इतना कैश या अवेलेबल होगा, एसेट्स उनके पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे कि कंपनी सर्वाइव कर पाए। इसलिए लिक्विडिटी रेशोज़ निकाले जाते हैं। सबसे पहले इनके 4-5 रेशोज़ हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, डिफेंसिव इंटरवल, कैश कन्वर्जन साइकिल। इन ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा फार्मूला में थोड़ा वो चेंज है एंड कोशिश करते हैं हम इनको एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ा जाए। सबसे पहले कैश रेशो। कैश रेशो का इजी फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसको डिफरेंट एनालिस्ट इस तरीके से भी कहते हैं कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री जो भी है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये टोटल अगर जितना भी आ रहा है अगर हायर होगा इंडस्ट्री से तो बेहतर है। मैं इंडस्ट्री के ऑन एन एवरेज 1 है तो अगर कंपनी का 1.1 है तो ज़्यादा बेहतर हो गया। इतना भी बेहतर नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री का 1 है तो आपके पास आप आंसर आ रहा हो 2 आ रहा हो तो ये कंसीडर किया जाएगा कि एक वर्स सिचुएशन है। क्योंकि आपके पास आइडल कैश अवेलेबल है। एक आइडल एक्स्ट्रा कैश जो अवेलेबल होगा ना वो कंपनी का नुकसानदेह होगा। क्यों? उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उससे आप कुछ और चीज़ें खरीद कर सकते हैं जिससे कंपनी का रेवेन्यू बेहतर हो सके। क्योंकि कैश की आपके पास अगर अवेलेबल है तो ये सिचुएशन ये बेहतर कंसीडर नहीं होती। ऑन एन एवरेज जो देखा जाता है बेंचमार्क वो कंसीडर होता है 1 और 1.2 समथिंग के आसपास इतना होना चाहिए। आइए उसके बाद देखते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो करंट रेशो की तरह सिमिलर होता है, बस इसमें इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है करंट एसेट्स में से। इन्वेंट्री को इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो ऑन एन एवरेज 1 या 2 दिन के अंदर या लिक्विड नहीं होती। उनको इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने के लिए कभी कभी महीने लग जाते हैं, कभी कभी हमारे पास कुछ टाइम लग जाता है। लाइक वो एज़ कम्पेयर टू कैश बैंक वगैरह में हमारे पास जो कैश पड़ा है उसके मुकाबले में इतने लिक्विड कंसीडर नहीं होती इन्वेंट्री, इसलिए इसको माइनस किया जाता है करंट एसेट्स में से। इसका फार्मूला बन जाएगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसमें भी कंसीडर होता है हायर द बेटर, बट ये कि हायर फ्रॉम इंडस्ट्री द बेटर। यहाँ पे ये नहीं कंसीडर होगा इंडस्ट्री के अगर 0.8 है तो हमारी कंपनी के 1.6 होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। ये हायर द बेटर यहाँ पे सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आइडल कैश अवेलेबल पड़ा है जो हम किसी और प्रोजेक्ट या किसी और ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं बट हम कर नहीं पा रहे। उसके बाद है कैश रेशो। कैश रेशो भी ऑलमोस्ट सेम है। भाई यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपके पास जो करंट लायबिलिटीज़ हैं
कैश आपके पास कितना अवेलेबल है उनको पे करें, उसके बाद हमारे पास कितना बच जाता है, पेंडिंग में हमारे पास कितना कैश बच जाता है। अगर नहीं बच पा रहा तभी आपकी सिचुएशन वर्स है, एंड अगर एक्स्ट्रा बच पा रहा है जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसे डबल ट्रिपल आप बचा के रखे हुए हैं तभी आपके लिए वो यूज़लेस है, क्योंकि आप उसको ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर पा रहे। हायर द फ्रॉम द इंडस्ट्री इज़ द बेटर रेशो, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का रेशो है 0.5 है, आपका 0.6 है, ऑन एन एवरेज दिस रेशो विल बी कंसिडर्ड एज आइडियल, क्योंकि इंडस्ट्री के आसपास हैं एंड इंडस्ट्री से बेहतर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो लिक्विडिटी लाइबिलिटी जो आपकी है वो आप पे कर पा रहे हैं, लाइबिलिटी से आप कैश वगैरह आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अवेलेबल है, जो आपको अगर इन केस इस साल में आपको कोई भी लाइबिलिटी इनकर हो जाती है या कोई और सिचुएशन आ जाती है, वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आपके पास कैश अवेलेबल है। उसके बाद आता है फार्मूला डिफेंसिव इंटरवल का। डिफेंसिव इंटरवल का भी यही है कि नंबर ऑफ डेज ऑफ एवरेज कैश एक्सपेंडिचर पेड बाय करंट एसेट्स के, आपके पास एवरेज कैश एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कितने आपके करंट एसेट्स में से आप पे कर सकते हैं, कितने दिन आप पे कर सकते हैं अगर आपको इनमें से डेली एक्सपेंडिचर्स को पे करना पड़े करंट एसेट्स के ज़रिए। इसका फार्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एक्सपेंडिचर्स। इसका यही ऑन लेमैन हम यही कंसीडर करते हैं कि आप डेली एक्सपेंडिचर्स वगैरह में आपके पास कितना करंट एसेट्स आप परफॉर्म कर पाते हैं, करंट एसेट से आप वो एक्सपेंडिचर्स इनकर कर पाते हैं। अगर ये इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 0.5 है, आपका 0.4 या 0.6 है, आप इंडस्ट्री के ऑन एन एवरेज आप क्लोज हैं तो बेटर है। अगर आपका इंडस्ट्री से डबल या हाफ है तो ये वर्स्ट केस सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल होती है कि आपके पास जो रिसीवेबल्स हैं कितने दिन के अंदर आप रिसीव कर पा रहे हैं। लाइक जैसे हमने पढ़ा स्टार्टिंग में रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, ये हमने रेशोज़ पढ़े। अब इसका फार्मूला है कैश कन्वर्जन साइकिल। इसका इजी लेमन टर्म्स में ये हम बोलेंगे कि आपको अगर कैश आपके पास कितने दिनों में अवेलेबल होता है, कि अगर आप आज सेल कर पा रहे हैं, आज कोई भी इन्वेंट्री सेल करें, आपको ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर कितने दिनों के बाद आपके पास कैश अवेलेबल हो जाएगा, इन्वेंट्री कितने दिन के अंदर आपके पास कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका फार्मूला ये डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जैसे हमने पहले फार्मूला पढ़ के डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग प्लस डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड माइनस नंबर ऑफ डेज ऑफ पेबल। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कैश कन्वर्जन साइकिल। इसका ये कंसिडर किया जाता है लोअर द बेटर, लोअर इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से लोअर द बेटर होता है। अगर 20 डेज आंसर आ रहा है इसका मतलब ये कि आप ऑन एन एवरेज आपकी इन्वेंट्री से कैश तक का सफ़र जो है वो 20 दिन के अंदर तय हो पाता है। उसके बाद अगर जो इन्वेंट्री है वो एक साल के अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो पा रही है तो आपके पास लिक्विड इशू हो जाएंगे, लिक्विडिटी के इश्यूज हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आप के दिन जो है वो कम होने चाहिए कैश कन्वर्जन साइकिल के। जितना इजीली कन्वर्ट हो पाएंगे उतना ही बेहतर है कि आप आगे परफॉर्म कर पाएंगे। हमने 2 पढ़ लिए रेशोज़ मेन। अभी जो है वो तीसरा सॉल्वेंसी रेशोज़। इसमें यह देखा जाता है कि आप कितने सॉल्वेंट हैं, आप कितने इजीली आप इक्विटी वगैरह में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, डेट वगैरह जो है आप पे कर पा रहे हैं। एंड लॉन्ग टर्म जैसे वहाँ पे हमने लिक्विडिटी में पढ़ा था, शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कितना अवेलेबल कैश वगैरह पड़े हैं, कितने एसेट्स पड़े हैं आपके पास, करंट एसेट्स पड़े हैं एक साल की लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। यहाँ पे शो करेंगे आपके पास लॉन्ग टर्म पे करने के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोला जाता है, कि उनको पे करने के लिए आपके पास कितने के एसेट्स अवेलेबल हैं। इससे इनके अलग अलग फार्मूलाज हैं कैलकुलेट करने के लिए, डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल, डेट टू एसेट्स, फाइनेंशियल लिवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, डिफरेंट फार्मूलाज हैं इनके। आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले डेट टू इक्विटी।
डेट टू इक्विटी का फार्मूला है टोटल डेट अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसको कहा जाता है मेजर ऑफ फर्म्स यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग सोर्सेज इज द डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका ये कि आपके पास जो डेट है वो अगर इक्विटी से पे किया जाए, यानी कि जो कैपिटल आपके पास इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर की उससे पे किया जाए, तो आपके पास उसके बाद कितना बचता है, आप क्या उससे पे कर पाते हैं। जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके वो उस पैसों से पे कर दिया जाए तो आप क्या उसके बाद सर्वाइव कर पाते हैं। ये पहला फार्मूला है डेट टू इक्विटी। उसके बाद है डेट टू कैपिटल। डेट टू कैपिटल का फार्मूला है टोटल डेट अपॉन टोटल डेट प्लस टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये कि जो इसमें फार्मूला है इसमें ये कि कैपिटल इक्वल्स ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रीफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी। यहाँ पे जो शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहा है। यहाँ पे टोटल डेट से टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी दोनों को ऐड करके क्या हमारे पास जो है वो टोटल डेट को हम पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए। यहाँ पे लेमन टर्म्स हम ये समझ सकते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल कैश पड़ा है, हो सकता है लास्ट ईयर आपने ये डेट वगैरह लिया हो बट वो आपके पास प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया हो, आपने वो पे कर दिया हो, उसके बाद आपने कुछ कैश वगैरह जनरेट किया हो, वो भी आपके पास लास्ट ईयर डेट था बट अभी वो आपके पास रेवेन्यू में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या इन दोनों को मिला के शेयर होल्डर्स की इक्विटी को मिला के आप डेट पे कर पाते हैं। इस फॉर्मूले को कहा जाता है डेट टू कैपिटल। उसके बाद नंबर 3 पे फार्मूला आता है डेट टू एसेट्स। डेट टू एसेट्स में ये कि तो इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेशियो सजेस्ट अ ग्रेटर और लेसर रिलायंस ऑन डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। यहाँ पे ये कि अगर डेट्स वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज कर पा रहे हैं तो क्या उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। सॉल्वेंट कंपनी कोई भी हमेशा ये नहीं चाहती कि हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हों, लाइक डिफ़ॉल्टर सेगमेंट डिक्लेयर हों, इसलिए वो हमेशा मैनेज करते हैं कि टोटल डेट और टोटल एसेट्स का जो रेशो है वो मैनेज कर पाए। डेट टू एसेट्स जो रेशो है वो इंडिकेट करता है कि कंपनी कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रही है इन टर्म्स ऑफ डेट टू एसेट्स रेशो के हिसाब से। उसके बाद है फाइनेंशियल लीवरेज। जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसका फार्मूला है एवरेज टोटल एसेट्स अपॉन एवरेज टोटल इक्विटी। ये एक इंडिकेटर होता है कंपनी के कि वो डेट फाइनेंसिंग है वो कितना बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रही है। जो डेट फाइनेंसिंग जो उनको अवेलेबल है कैश डेट से जो आ रहा है उसको कितने बेहतर तरीके से एसेट्स में कन्वर्ट करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। ये फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला। फाइनेंशियल लीवरेज ये कि आपके पास अगर कंपनी ने फॉर एग्जांपल $1 लाख इस मरतबा जो लोन लिया है उसको एसेट्स में किस हिसाब से कन्वर्ट कर पा रही है, एंड अगर एसेट्स में कन्वर्ट कर पा रही है तो क्या उनसे एसेट से प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है या सिर्फ डेट में पे कर पा रही है। ओनली डेट अगर पे कर पा रही है तो ये फाइनेंशियल लीवरेज कंसिडर होगा। वर्स केस सिचुएशन अगर उनसे प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है एंड डेट अपना पे कर पा रही है तो फाइनेंशियल लीवरेज इज़ बेटर रेशो। अब देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में ये बताते हैं कि EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स है। इसका ये होता है कि क्या फर्म की एबिलिटी है कि उतने उनके जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो पे कर पाएँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशो शो यही करता है कि कंपनी के पास इतना अवेलेबल के ईयर एंड पे बैलेंस बच रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो बच रहा है ताकि वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर पाएँ। अगर वो नहीं कर पा रहे तो कुछ ईयर्स के बाद वो जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा एंड वो एक वर्स के सिचुएशंस में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि कंपनी एक डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में के साइड चली जाएगी। उसके बाद है डेट टू एबिटा। अगर डेट टू एबिटा रेशो है टोटल डेट अपॉन एबिटा, ये रेशो है इसमें ये शो किया जाता है कि कंपनी एबिटा के ज़रिए कितना डेट कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही।
ऑलमोस्ट रेशोज़ जो हैं ये सिमिलर हैं, बट थोड़ा बहुत फार्मूला में डिफरेंट है कि अलग अलग तरीक़ों से चेक किया जाता है कि इनको सिंपल हम सबको कंक्लूड करें। ये किया जाता है कि आपके पास जो आपने डेट लिया है, एक इंडिविजुअल पर्सन ने डेट लिया है, क्या उसके पास कैश अवेलेबल है कि वो लायबिलिटी अपनी क्लियर कर पाएँ, क्या उसके पास इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पे कर पाएँ, क्या उसके पास बैंक्स में इतना पैसा पड़ा है कि वो डेट्स क्लियर कर पाएँ, या क्या उसके पास कोई और सोर्स है जहाँ से वो डेट्स क्लियर कर पाएँ। यहाँ पे कंपनीज़ का अलग अलग है, लाइक एबिडा से क्लियर कर पाएंगे या एसेट से क्लियर कर पाएंगे, या वो उनके पास इंटरेस्ट कवरेज के लिए पैसे हैं या नहीं है। ये डिफरेंट रेशोज़ उन्होंने दिए हैं ताकि वो चेक कर सकें कि कंपनी क्या सॉल्वेंट है या जल्दी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट रेशोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं। फिक्स्ड चार्ज कवरेज ये अलग फार्मूला है। इसमें ये शो किया जाता है कि क्या कंपनी के पास इतने पेमेंट अवेलेबल है कि वो उनकी लीज़ पेमेंट्स वगैरह कर पाएँ, एंड वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, यहाँ पे लीज़ पेमेंट्स वगैरह भी कंसीडर किए जाते हैं डिफरेंट, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी एसेट्स जो है वो लीजेस पे लिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे लीज़ पेमेंट्स वगैरह भी कंसीडर होते हैं, तो जो कि इंटरेस्ट पेमेंट से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला है एबिट EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स प्लस लीज़ पेमेंट्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस लीज़ पेमेंट्स। तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि क्या वो कंप्लीट पे कर पाएंगे या उनके लिए इशू होंगे। अगर इशू हो रहे हैं कंपनी के पास, तो कोई भी बैंक या इन्वेस्टर भी दोबारा कंपनी को ना लोन देगा, ना वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को पे कर पाए। तो कोई भी इन्वेस्टर देगा ही नहीं, इन्वेस्टर करना ही नहीं चाहेगा। तो ये रेशोज़ लाजमी होते हैं कि लॉन्ग टर्म चेक करने के लिए सॉल्वेंसी रेशोज़ यूज़ किए जाते हैं। जो लिक्विडिटी रेशोज़ होते हैं वो 1 साल के लिए लिक्विड रेशो चेक किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट की बेसिस पे बनाए जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के को कंसीडर करते हुए वो डिफरेंट रेशोज़ कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पे शो करते हैं कि क्या कंपनी वाकई प्रॉफिटेबल है या वो लॉस में चल रही है। हालांकि नेट प्रॉफिट अगर शो हो रहा है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में भी पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव चल रही हो। तो इसके लिए डिफरेंट रेशोज़ हमें डिफरेंट फार्मूला से कैलकुलेट करके पता चलता है कि क्या कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है या कंपनी स्टिल बेटर परफॉर्म करने की उनको नीड है। आइए सबसे पहले जो फार्मूलाज आते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑलमोस्ट सिमिलर फार्मूलाज हैं, बट उनके नाम चेंज है। तो अलग अलग एक पर्सपेक्टिव से उनको पता चलता है कि किस हिसाब से कंपनी को चेक किया जाए। जो अलग अलग एनालिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है या उनको बेटर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में फार्मूला है नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू। तो इसका जो एनालिस्ट कंसीडर करते हैं कि अगर रेशो ये लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से वो जनरेट नहीं कर पा रहे। तो अगर इनकम से जनरेट नहीं कर पा रहे, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी जल्दी वो हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो इसलिए बेटर कंसीडर किया जाता है कि ये रेशो बेटर परफॉर्म होने चाहिए ताकि कंपनी एक स्टेबिलिटी शो करे इन्वेस्टर्स को। अगर इन्वेस्टर को शो होगा कि इनस्टेबल है कंपनी, तो कभी भी वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फार्मूला में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये सब रेवेन्यू से शो होता है कि रेवेन्यू के इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो कितना जनरेट कर पा रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आपका 100 है तो आपको शो किया जाएगा, उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 20 का जनरेट किया है तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% बन जाएगा। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपने फॉर एग्जांपल 50 जनरेट किया है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 आपका 50% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा।
उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइक EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कितने परसेंटेज आपने जनरेट किया है। ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू का ये जो फार्मूला है ये मोस्टली यूज़ होता है कि कंपनी शो कर पाए कि कितना उन्होंने ऑपरेटिंग से जनरेट किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के बाद उनके पास कितना कैश अवेलेबल है। टैक्स वगैरह बाद में पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स बाद में पे की जाएंगी, बट जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इंटरनल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद कितना उनके पास अवेलेबल कैश बचता है EBIT में, उसके बाद वो उसको रेवेन्यू के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है ताकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें। उसके बाद आते हैं प्री टैक्स मार्जिन। प्री टैक्स मार्जिन में यही कंसीडर किया जाता है कि वो उन्होंने अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, जैसे वहाँ पे EBIT था, यहाँ पे EBT है। EBT का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट को पे करने के बाद हमारे पास कितना बचता है कि हम टैक्स वगैरह पे करेंगे, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स को पे करेंगे, उसके बाद हमारे पास कितना मार्जिन बचता है, इसलिए ये प्री टैक्स मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है EBT डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ये रेशो शो करता है कि हमारे पास स्टिल क्या कैश अवेलेबल है, हमारे पास स्टिल क्या इतने सफिशिएंट फंड्स बच पा रहे हैं कि हम टैक्स भी पे करें एंड अपने इन्वेस्टर्स को भी पे करें। उसके बाद मेन रेशोज जो हैं वो है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। रिटर्न ऑन एसेट्स का मेन मकसद ये है कि आपके पास जो एसेट्स अवेलेबल हैं, आपने जो इन्वेस्टर से पैसे लिए या डेट पे आपने जो कैश वगैरह डेट वगैरह लिए, लाइबिलिटीज़ वगैरह लिए, उसके बाद आपने जो एसेट्स परचेज़ किए, एसेट्स परचेज़ तो कर लिए, बट क्या एसेट्स से आप रिटर्न भी जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसका फार्मूला है नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। लाइक आपके पास जो नेट इनकम आ रही है उससे आप एवरेज टोटल एसेट्स हैं उससे आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एसेट्स के $100 के आपके पास अवेलेबल है, $100 के अवेलेबल तो हैं, बट आप उनसे कितना बेहतर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, एसेट्स पे आपको रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, ये फार्मूला शो करता है रिटर्न ऑन एसेट्स में। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल लाइक कि एक इन्वेस्टर के लिए कितना उनके पास इन्वेस्ट किया है एंड क्या अगर इन्वेस्ट किया है तो उनके पास क्या रिटर्न्स इनफ आ भी रहे हैं या उनको स्विच करना चाहिए। ये रेशियोज़ डिफरेंट रेशियोज़ हैं, बट इनके जो एनालिसिस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं कि इन्वेस्टेड कैपिटल के बाद आपके पास क्या रिटर्न आ भी रहा है या आपने यहाँ पे गलती की है इन्वेस्ट करके। इस कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टर उसके बाद स्विच करते हैं, इन रेशियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर उनको फील होता है कि इनफ जो कंपनी है वो जनरेट नहीं कर पाई तो वो स्विच करते हैं कंपनीज वगैरह में। लाइक ROIC का फार्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे तो ले रही है बट वो उनको रिटर्न जनरेट ही नहीं करके दे रही तो इन्वेस्टर स्विच करना चाहेंगे हमेशा इसको। आइए उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। ये जो फार्मूला है इसको अलग अलग तरीके से जनरेट किया गया है। इसके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी का मेन मकसद ये है कि उनको इक्विटी होल्डर्स को उनको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ऑन एन एवरेज कितना उनको रिटर्न मिल रहा है। इसके लिए ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किया गया। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस 3 फैक्टर पे किया गया था ताकि पता चल सके कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है उनका अल्टीमेटली ROE पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर टोटल एसेट टर्नओवर है उनका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे ROE पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज है उनको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से इनका ROE पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब फार्मूलाज ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किया गया था ताकि पता चल सके कि इन फार्मूलाज़ के बाद इन फार्मूलाज़ का अल्टीमेटली इम्पैक्ट ROE पर कैसे पड़ सकता है।
तो यहाँ पे जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज को कंसीडर करते हुए आरओई का अल्टीमेट बैलेंस हमारे सामने आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि इनका इम्पैक्ट आरओई पर क्या पड़ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज़ होगा तो क्या इक्विटी होल्डर्स हमारे ऑन एन एवरेज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, या रिटर्न्स जो हैं इक्विटी होल्डर्स के वो बेटर हो जाएंगे, या उनके इक्विटी होल्डर्स के रिटर्न सेम रहेंगे या डिक्रीज़ होंगे। तो ये जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है वो मोस्टली फोकस किया गया डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे आरओई का इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो आपका इसका फार्मूला लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एसेट टर्नओवर, इनका फार्मूला लिखेंगे, मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज जो फार्मूला लिखेंगे, अल्टीमेट जो आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा सबका इम्पैक्ट माइनस करते हुए, कट करते हुए, अल्टीमेट जो आपका फार्मूला आ जाएगा वो बन जाएगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी, आरओई के इक्वल हो जाएगा। ये इसलिए भी लाजमी है कि उनका इम्पैक्ट जो है वो आरओई पे शो किया जा सके, बट अल्टीमेट जो फार्मूला इन ड्यू पॉइंट एनालिसिस का निकल आता है वो निकल आता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। Hope this session was helpful. Thank you so much.